हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेक स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हिंदी, और हिंदी में हम करा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास और उद्भव किस तरह से इसका हुआ है। तो आइए चलते हैं और इसको समझते हैं। तो दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था कि हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा में 5 उपभाषा और 18 या 22 क्या है इसके अंदर बोलियां हैं। हमने आपको ये समझा दिया था कि 18 बोलियां कैसे होती हैं और 22 बोलियां किस प्रकार की होती हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया था। और इसका विकास कैसे चल के आया था, तो हमने आपको बताया था कि संस्कृत से स्टार्टिंग होता है ये, और संस्कृत से कहाँ तक जाता है इसमें आप देखते हैं। तो ये लौकिक, और लौकिक से आपका जाता है कहाँ पर, पाली, और पाली से चलते हुए आता है प्राकृत, और प्राकृत से चलता हुआ आता है आपका ये अपभ्रंश, और अपभ्रंश से मिलता है आपका हिंदी। तो हमने आपको यहाँ तक ये बात बता दी थी कि जो इसका क्रम है, जो इसका प्रकार है, जो इस प्रकार से इसका विकास हुआ है, तो ये संस्कृत से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश होते हुए तब हिंदी का स्वरूप मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह है संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, हिंदी कहलाता है। तो हिंदी के बात आपसे कहे कि हिंदी भाषा में कुल कितनी उपभाषाएं हैं, 5 बोलियां पूछे तो 18, ठीक है। ऑप्शन में 18 नहीं होगा तब हम कितनी बोलियां लगाएंगे, 22 बोलियां यहाँ पर लगाएंगे। तो आगे समझते हैं इसमें और देखते हैं। हमने जो बोलियां की बात करी थी, तो बोलियां हमने इसमें आपको लिखवा दी थी। जैसे पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी में हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर 6 बोलियां होती हैं। जबकि आपको हमने बताया राजस्थानी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितनी बोलियां बताई थी, आपको 7 बोलियां बताई थी। और जबकि हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी में 3 प्रकार की बोलियां थी, ठीक है। और जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां थी, और जबकि आपकी बिहारी में कितनी बोलियां थी, 3 बोलियां थी। तो आज उन बोलियों का हम क्षेत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट अगर हम लेते हैं खड़ी बोली की, अगर हम बात करें खड़ी बोली, और खड़ी बोली की चर्चा हम देख रहे हैं यहाँ से। तो खड़ी बोली का अन्य नाम की चर्चा करेंगे। तो खड़ी बोली का जो अन्य नाम है, इसको सरहिंदी, कोरवी, हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। मतलब खड़ी बोली का नाम अन्य अगर देखें तो सरहिंदी, कोरवी और हिंदुस्तानी भी किसे कहते हैं, खड़ी बोली को बोलते हैं। और खड़ी बोली किस में आती है, तो आप जानते हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और यदि हम इसकी चर्चा कर लेते हैं क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र जो है कहाँ का क्षेत्र है, खड़ी बोली जहाँ बोली जाती है, तो आप कहेंगे इसमें सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के पास का क्षेत्र, मतलब जैसे आप जानते हैं कि नोएडा, गाजियाबाद जो है, इसमें आपकी कौन सी बोली है, तो आप खड़ी बोली वहाँ पर लगाएंगे। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपको हम लिखवाया ब्रजभाषा। ब्रजभाषा की हम चर्चा करते हैं। इसका अन्य नाम, ब्रजभाषा का अन्य नाम की अगर हम चर्चा करें, तो दोस्तों इसका अन्य नाम क्या होता है, तो इसका अन्य नाम होता है अंतर्वेदी। क्या नाम होता है इसका, अंतर्वेदी बोली, या आपसे कहा जाए ब्रजभाषा, तो किसे कहा जाएगा, अंतर्वेदी को कहा जाता है। और यदि हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्षेत्र क्या होगा इसका, तो क्षेत्र ब्रजभाषा का होगा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, भरतपुर, मतलब राजस्थान के ज़िले भरतपुर और धौलपुर में ये बोले जाने वाली बोली है। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। आइए आगे समझते हैं इसमें।
अगर हम चर्चा आगे करते हैं तो आपको मिलता है, जैसे बुंदेली की अगर हम बात करते हैं, बुंदेली की अगर हम बात करेंगे तो बुंदेली कहाँ बोले जाने वाली होती है भाषा? बुंदेली जो बोली है इसका अन्य नाम अगर आप देखें, अन्य नाम, तो इसको बुंदेलखंडी के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंडी, इसका अन्य नाम क्या है? बुंदेलखंडी है। जबकि हम इसके क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो क्षेत्र कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, तो दोस्तों इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये यूपी और एमपी में बोले जाने वाली बोली है। यूपी में जो ज़िले हैं आपके जालौन है, हमीरपुर है, हमीरपुर, झांसी में बोली जाती है। जबकि एमपी की अगर हम बात करें, एमपी में होशंगाबाद, विदिशा और आपका ग्वालियर, मतलब कह सकते हैं हम कि बुंदेली जो बोली है वो किस नाम से जानी जाती है? बुंदेलखंडी के नाम से भी जानते हैं उसको। और इसका क्षेत्र कहाँ पर है? तो यूपी का जालौन है, हमीरपुर है, झांसी है। जबकि एमपी में बात करें होशंगाबाद, विदिशा और ग्वालियर में बोली जाने वाली बोली है। आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको हमने इसमें बताया था कि यहाँ पर एक है कन्नौजी जो बोली है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। और इसके अगर हम बात करते हैं तो अन्य नाम क्या है इसका? तो इसको कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता है, कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता है। और यदि हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो क्षेत्र में आपका इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर आदि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौजी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक प्रकार की बोली है। आगे चलते हैं और समझते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आगे हमें मिलता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर दक्खनी की, दक्खनी बोली। इस बोली की अगर हम बात करते हैं तो इसको अन्य नाम से अगर जाना जाता तो हैदराबादी भी कह सकते हैं। हैदराबादी बोली की अगर हम बात करते हैं, इसका क्षेत्र भी बात करें तो हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र, हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र, हैदराबाद के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो दक्खनी बोली बोली जाती है। और ये किस में आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। आगे हम बात करते हैं, इसमें आपका मिलता है अवधी। तो अवधी जो है इसकी हम बात करते हैं तो ये अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? तो आप इसमें कह सकते हैं अवध क्षेत्र का जो क्षेत्र है इसमें लखनऊ, इलाहाबाद आपका यहाँ से मिल जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो रायबरेली, जालौन हो जाएगा। आदि क्षेत्रों में ये बोले जाने वाली
बोली है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अवधी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, जालौन, प्रतापगढ़, इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर बोले जाने वाली बोली है। और ये किस बोली के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो अवधी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि आगे हम नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर, तो आपका मिलता है बघेली। बघेली की अगर हम बात करते हैं तो बघेली जो है ये आपकी जो क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, इसका क्षेत्र हम देखते हैं हमीरपुर में बोली जाने वाली बोली है। और बात करते हैं जैसे बालाघाट है, जबलपुर है, बांदा है, बालाघाट, जबलपुर, बांदा, जबलपुर, बालाघाट, बांदा आदि क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। और ये किस उपबोली के अंतर्गत आती है, तो आप जानते हैं कि ये वाली बोली आपकी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंदर आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे हम समझते हैं, तो आगे देखेंगे यहाँ पर और मैथिली की अगर हम चर्चा करते हैं, इसका जो क्षेत्र है, मैथिली का जो क्षेत्र है, ये बोले जाती है गंगा के ऊपरी क्षेत्र में। कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो गंगा का ऊपरी क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो बोले जाने वाली बोली है वो कौन सी बोली है? मैथिली बोली है। और यदि हम इसमें ज़िले की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं जैसे भागलपुर, या जैसे आप कह सकते हैं इसमें पूर्णिया, मिर्ज़ापुर, या आप कह सकते हैं इसकी अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। मैथिली जो आती है आपकी, वो बिहारी के अंतर्गत आती है। आगे हम देखेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा यहाँ से मगही की चर्चा हम करते हैं ये। लेकिन मगही से पहले आप देखेंगे इसमें कि जो मगही है, इस मगही का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहाँ पर रहा है। तो मगही के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, गया, हजारीबाग, या आप कह सकते हैं इसमें मुंगेर, भागलपुर का कुछ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। तो हमने यहाँ पर समझा है कि आपकी मैथिली और मगही ये किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी के अंतर्गत आती हैं। और एक पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, यहाँ से आपको मिलता है भोजपुरी। और भोजपुरी जो है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो इसका नाम भोजपुरी क्यों पड़ा? क्योंकि आप जानते हैं शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर, भोजपुर गांव के नाम पर पड़ा है। और ये शाहाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। और यदि हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें, तो क्षेत्र में आपका आ जाएगा यहाँ से, जैसे बनारस की बात करते हैं, बनारस, जैसे गोरखपुर की बात करते हैं, गोरखपुर,
या हम कह सकते हैं शाहाबाद, शाहाबाद। ये जैसे आप कह सकते हैं इसी के अंदर आपका बलिया आदि। मतलब इन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो भोजपुरी बोली बोली जाती है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए चलते हैं और आगे समझते हैं इसको। यहाँ से मिलता है आपका मारवाड़ी, मारवाड़ी। और मारवाड़ी की अगर हम चर्चा करते हैं तो मारवाड़ी जो आती है वो राजस्थानी बोली के अंदर या राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी में मारवाड़ी आती है। और मारवाड़ी का क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र में आपको मिलेगा जैसलमेर, या जैसे आप कह सकते हैं बीकानेर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाती है? मारवाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? मारवाड़ी कहलाती है। एक बोली इसी के साथ आप जानते हैं कि हड़ौती, हड़ौती की हम बात कर लेते हैं तो इसका जो क्षेत्र मिलता है हड़ौती का क्षेत्र है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि हड़ौती नाम कैसे पड़ा? तो हाड़ा, हाड़ा राजपूत के वर्चस्व के कारण इसका नाम हड़ौती पड़ा। इसका क्षेत्र हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर हड़ौती के, तो जैसे आप कह सकते हैं कोटा, कोटा, बूंदी, या हम जैसे कह सकते हैं इसमें झालावाड़, झालावाड़, या आप इसमें कह सकते हैं बारां आदि। मतलब इन क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली बोली है, इस बोली को कहा जाता है आपका हाड़ौती। ढूढ़ांडी की बात करते हैं इसमें, तो बोली मिलती है आपको ढूढ़ांडी। और इसका जो क्षेत्र मिलता है, इसका क्षेत्र है जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूढ़ांडी जो बोली है वो बोली जाती है। आगे हम समझते हैं इसमें आज कि जैसे ही हम हिंदी का विकास कर रहे थे तो हिंदी के बारे में हमने चर्चा करी, कितनी बोलियों से मिलकर बनी थी और कितनी उपभाषाओं से मिलकर बनी थी। तो हमने बताया था 5 उपभाषाएं थी और 18 क्या थी इसके अंदर बोलियां थी। ऑप्शन में 18 नहीं लगा होगा तो हम कितना लगा देंगे? 22 बोलियों को चुन लेंगे। तो आगे हम समझ रहे हैं इसमें कि यहाँ पर इसकी बात हो चुकी है, लेकिन आगे इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं हिंदू शब्द, हिंदू शब्द। तो हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द सबसे पहले, हिंदू शब्द सबसे पहले निषिद्ध चूर्णी, निषिद्ध चूर्णी
ग्रंथ में मिलता है। भाई हिंदू शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? निषिद्ध चूर्णी ग्रंथ में मिलता है। और चर्चा का विषय यहाँ पर यह है कि निषिद्ध चूर्णी ग्रंथ किसका है? ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का, भोलानाथ तिवारी। कहने का उद्देश्य मेरा यहाँ पर है कि हिंदू शब्द सबसे पहले निषिद्ध चूर्णी ग्रंथ जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है इसमें मिलता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो हिंदू शब्द जो है यह है संस्कृत भाषा सिंधु का फारसी रूपांतरण है। फारसी रूपांतरण है। फारसी रूपांतरण का मतलब ये है कि जो ईरानी लोग थे, जो फारसी लोग थे, वो क्या करते थे कि जो है की ध्वनि है, ये कह सकते हैं आप से की ध्वनि में किसमें? है में इसको बोलते थे। तो से का क्या होता था? है होता था। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु को क्या बोला उन्होंने? हिंदू बोल दिया। क्या बोला था यहाँ पर? हिंदू कहा था। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं इसको। तो आगे यहाँ चर्चा का विषय यहाँ पर ये आता है कि हिंदू शब्द आया है, लेकिन हमें हिंदी की बात कर रहे थे कि हिंदी शब्द सबसे पहले किस किताब में या किस पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अगर हम चर्चा की बात करें तो हिंदी शब्द का सबसे पहले अगर साक्ष्य मिलते हैं तो जफरनामा में मिलते हैं। किसमें? जफरनामा। और जफरनामा किसकी है? तो आप समझते हैं इसको, जफरनामा है सरफुद्दीन यजदी की। तो यहाँ पर लिखेंगे सरफुद्दीन यजदी ने 1424 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जफरनामा। जफरनामा पुस्तक। और इस पुस्तक में क्या मिलता है? जफरनामा पुस्तक में सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं किसके? हिंदी शब्द के। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर प्रयोग की बात करते हैं तो हिंदी शब्द का किसमें होता है? जफरनामा में होता है। जफरनामा किसकी पुस्तक है? सरफुद्दीन यजदी की है, जो 1424 में लिखी गई थी। सरफुद्दीन कौन है? तो सरफुद्दीन के बारे में आप कह सकते हैं ये हैं तैमूर लंग का, ये तैमूर लंग के पोते। तैमूर लंग के क्या हैं? पोते हैं सरफुद्दीन। और आगे हम चर्चा करते हैं इसमें तो हिंदी साहित्य कोश मिलता है। हिंदी साहित्य कोश। और हिंदी साहित्य कोश है डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा जी का। अब यहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश में लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार हिंदी शब्द का प्रयोग अबुल हसन या अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य कोश में लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार अगर हिंदी शब्द का प्रयोग किसी ने करा है तो अबुल हसन अर्थात अमीर खुसरो ने करा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है तो मिलता है जफरनामा में। और हिंदू शब्द कहाँ मिलता है? तो निषिद्ध चूर्णी ग्रंथ में मिलता है, जो किसका था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का था। आगे समझते हैं और आगे देखते हैं इसको दोस्तों।
इसके बाद अगर हम लिपि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिपि। लिपि की हम चर्चा करते हैं तो लिपि किसे कहा जाता है? तो कह सकते हैं इसमें कि ध्वनि के लिए, मूल ध्वनि के लिए जो वर्ण माने गए, मूल ध्वनि के लिए जो वर्ण माने गए उनको क्या कहा जाता है? मूल ध्वनि के लिए जो वर्ण या जो चिन्ह माने गए क्या कहलाते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। लेकिन वर्णों को जिस रूप में लिखा गया, जिस रूप में लिखा गया उसे लिपि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिपि कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि मूल ध्वनि मतलब मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जिन चिन्ह से चिन्हित किया गया वो क्या कहलाए? आपके वर्ण कहलाए। और वर्णों को जिस रूप में लिखा गया या जिस रूप में दिखाया गया लिखकर वो क्या कहलाए? आपके लिपि कहलाए। अब बात करते हैं यहाँ लिपि। तो लिपि के प्रकार मिलते हैं। लिपि के प्रकार, तो लिपि मुख्यतः 3 प्रकार में बांटी गई। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु लिपि। सिंधु लिपि। दूसरी हम बात कर सकते हैं खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि। अब यहाँ चर्चा का विषय ये बनता है कि जो लिपि है, एक तो सिंधु लिपि हुई, खरोष्ठी लिपि हुई और ब्रह्मी लिपि हुई। सिंधु लिपि का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इसका प्रयोग जो मिलता है वो मिलता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता में, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सिंधु लिपि का प्रयोग मिलता है। जबकि हम बात करते हैं खरोष्ठी लिपि, तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किसमें मिलता है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख, और अशोक का शिलालेख जैसे आप प्रसिद्ध शिलालेख जानते हैं कि इसमें प्रसिद्ध की बात करते हैं शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी में किसका प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि शहबाजगढ़ी शिलालेख जो अशोक का है उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का उसमें प्रयोग किया गया है। आगे हम समझते हैं कि आगे हमें दे रखा है यहाँ पर ब्रह्मी लिपि। और ब्रह्मी लिपि की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो दक्षिणी लिपि या दक्षिण शैली की बात कर लेते हैं, और दूसरी आपकी उत्तर शैली। कौन सी शैली? उत्तर शैली। उत्तर शैली से ही हमें क्या मिलती है? देवनागरी लिपि मिलती है। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कहाँ से मिलती है? ब्रह्मी लिपि से मिलती है। जबकि दक्षिणी लिपि की हम बात करते हैं तो इससे मिलती है तमिल, तेलुगु, ये लिपियाँ मिलती हैं इसमें। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे समझते हैं इसको। अब समझते ये हैं कि जो हिंदी लिपि की बात यहाँ पर कर रहे थे देवनागरी की, तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग तो प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रयोग जो मिलता है तो मिलता है गुजरात के शासक
गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में, गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में इसका प्रयोग मिलता है। गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में प्रयोग। भाई सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, तो गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देवनागरी लिपि में सुधार, देवनागरी लिपि में सुधार मतलब जब स्टार्टिंग में देवनागरी आई तो बहुत सारी इसके अंदर कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए इसमें कुछ सुधार किए गए, उन सुधारों को ही हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अगर सुधार की हम बात करते हैं तो पहला सुधार करते हैं इसमें 1904 में तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक जो है 190 क्या लेकर आते हैं, टंकड़ फॉन्ट लॉन्च करते हैं, टंकड़ फॉन्ट लॉन्च करते हैं। फॉन्ट का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहाँ पर कीबोर्ड होते हैं, सिस्टम कंप्यूटर पर जो कीबोर्ड्स होते हैं उन पर जो की होती हैं वो जो किस भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी गई। पहली बार कब, 1904 में किसने करा, तिलक जी ने 190 क्या करें इसमें टंकड़ लॉन्च किए थे। आगे हम चलते हैं, दूसरे व्यक्ति यहाँ पर मिलते हैं श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये पंचमा अक्षर अर्थात पंचमा अक्षर अंगा, ज्या, ण, न और में का प्रयोग किसमें करते हैं, अनुस्वार में करते हैं, अनुस्वार में करते हैं। कहने का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो श्याम सुंदर दास हैं वो पंचमा अक्षर का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किस में करते हैं, अनुस्वार में प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति होते हैं तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं जिनका नाम है, यहाँ पर अगर बात करते हैं वीर सावरकर बंधु की अगर हम बात कर रहे हैं तो सावरकर बंधु ने ए की 12 खड़ी का प्रयोग किया, 12 खड़ी का प्रयोग किया। और 12 खड़ी कौन कौन सी होती हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। 12 खड़ी कौन सी थी, बारह खड़ी थी ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे इसमें कि इसमें इसकी 12 खड़ी इन्होंने नहीं बताई, सावरकर बंधु ने री की 12 खड़ी नहीं बताई, बाकी इनकी 12 खड़ी बताई। 12 खड़ी मतलब जैसे आप जानते हैं कि के, जैसे आप जानते हैं का, जैसे इसको आप लिख सकते हैं की, आप इसको लिख सकते हैं की, जैसे आप कू, इसका आप कू कह सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा आपका के, यहाँ से के, कऊ या को, कऊ, यहाँ से हो जाएगा आपका अनुस्वार और यहाँ से क्या हो जाएगा विसर्ग। कहने का उद्देश्य यह है कि आपने काला वर्खा आता था उसमें आपने देखा होगा इसको कि ये इस प्रकार की 12 खड़ियाँ दी गई होती थी और ये 12 खड़ी किसके द्वारा दी गई थी, सावरकर बंधु के द्वारा दी गई थी। आगे समझते हैं कि जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा में हिंदी का जो बात यहाँ पर कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के हिंदी भाषा का जो स्थान है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ समझते हैं राजभाषा
राजभाषा की बात करते हैं कि संविधान में इसे भाग 17, कितने भाग में? 17 में राजभाषा संविधान में भाग 17 में। और अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 से और 351 तक इसका वर्णन किया गया है, कैसे कैसे इसका विस्तार करना है, कैसे कैसे इसका विकास करना है, ये बात 343 से और 351 में की गई है। जबकि हम चर्चा की अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें पॉइंट आपको ये मिलेगा, राजभाषा की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो आप जानते हैं 22 भाषा हैं। कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। जबकि अगर आपसे कहा जाता है यहाँ से मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो 14 भाषा की बात की गई है। कितनी भाषाओं की? 14 भाषाओं की बात की गई है। और 14 भाषाओं के बाद में हम बात समझते हैं यहाँ पर कौन कौन सी 14 भाषाएं हैं। चौदह भाषाएं कौन कौन सी हैं ये समझ लेते हैं। तो 14 भाषाएं यहाँ असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि 21वां संविधान संशोधन होता है, और कब होता है? 1967 में। तो इसमें एक भाषा जोड़ी गई, और एक भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जबकि आपका 71वां संविधान संशोधन होता है, और कब होता है ये? 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। और 3 भाषाएं दोस्तों इसमें कौन कौन सी हैं? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। और एक 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। और 4 भाषाएं कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, जिससे आपकी कुल भाषा कितनी हो जाती हैं? आपकी 14, और कितने हो गए आपके यहाँ से 8, तो कितने हो गए यहाँ पर 22। टोटल जो है आपकी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ज़्यादा दर्जा दिया गया है। और आगे हम समझते हैं इसमें कि एक आयोग बनाया गया है। यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि 1955 में राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया जाता है? तो बीजी खैर, अर्थात आप कह सकते हैं बाल गंगाधर खैर, बीजी खैर की अध्यक्षता में
भाई 1955 में राजभाषा आयोग बनता है और किसकी अध्यक्षता में? बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में, अर्थात इनको आप शॉर्ट में कह सकते हैं बीजी खैर। क्या कह सकते हैं? बीजी खैर भी कह सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं इस आयोग में, इस आयोग की बात करते हैं तो कुल अध्यक्ष कितने थे, या कुल अध्यक्ष, कुल सदस्यों की संख्या, सॉरी किस यहाँ पर देखिए कुल सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, तो कुल सदस्यों की संख्या थी 21। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ तक बेहतर तरीके से ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।